तो हेलो गाइस, कैसे हो? अब तक इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आप आगे भी हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं एपिसोड नंबर 10 पे। इश्क है मलंग मेरा। सिद्धि ने उन दोनों लड़कों को बहुत मारा, इतना कि वो दोनों सड़क पर पड़े हुए दर्द से कराह रहे थे। जहाँ सिद्धि उन्हें गुस्से में घूरे जा रही थी, वहीं वैदेही नम आंखों से ये सब देखे जा रही थी। वैदेही को हैरानी भी हो रही थी कि वो उन लड़कों से डर गई, और जबकि एक दूसरी लड़की ने अकेले ही उन दोनों लड़कों की पिटाई कर दी। उन दोनों लड़कों को मारने के बाद सिद्धि गुस्से में बोली, आज के बाद किसी लड़की को छेड़ा ना तो मुंह तोड़ दूंगी, और मुझे आसपास नजर भी आए ना तो सीधा कॉलर पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी। लड़कियां जितना शांत रहती है, तुम लोग उतना ही सिर पे चढ़ के नाचते हो। पता नहीं माँ ने जन्म दिया है या किसी। इतना कहकर सिद्धि रुक गई। शायद इससे आगे वो कुछ कहना नहीं चाहती थी, उनकी माँ को गाली नहीं देना चाहती थी। सिद्धि ने एक बार फिर पैर से जोर से एक लड़के को मारा, और वो लड़का हाथ जोड़कर बोला, माफ कर दो दीदी, आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सिद्धि बोली, याद रखना दीदी बोला है। इतना कहकर उसने वैदेही को देखा, और वैदेही को भी डांटते हुए बोली, इतना डर क्यों रही थी? खींचकर एक थप्पड़ मारती। डरने से लोग कमजोर होते हैं, समझी? चलो बताओ कहाँ छोड़ना है, मैं छोड़ देती हूँ। वैदेही ने अपने आंसू पोंछे और बोली, ज्यादा दूर नहीं है, बस 2 किलोमीटर। ये सुनकर सिद्धि ने कहा, तो 2 किलोमीटर पैदल जाओगी? चलो बैठो मेरी स्कूटी पे, तुम्हें छोड़ देती हूँ, और तुम्हारे पति को भी समझा देती हूँ कि इतनी खूबसूरत जवान बीवी को सड़क पर अकेला नहीं छोड़ते। वैदेही ने कुछ नहीं कहा, कुछ बोलने लायक थी ही नहीं। वैदेही सिद्धि के साथ स्कूटी पर बैठ गई। अगले 10 मिनट 20 मिनट में वैदेही और सिद्धि दोनों ही शाश्वत के बंगले के बाहर पहुंच चुकी थी। सिद्धि ने स्कूटी रोकी और वैदेही उतर गई। वैदेही ने सिद्धि को थैंक यू बोलते हुए कहा, थैंक यू, अंदर चलिए ना। सिद्धि ने स्कूटी स्टैंड पर लगाई और बोली, हाँ बिल्कुल, अंदर तो जाना ही पड़ेगा। मैं भी तो देखूं तुम किस महान हस्ती की पत्नी हो जिसने तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया। ये सुनकर वैदेही धीरे से बोली, प्लीज आप मेरे पति को कुछ मत कहिए, प्लीज। सिद्धि ने कहा, ये तो नहीं हो सकता, तुम्हारे पति को तो समझा कर ही जाऊंगी। वैदेही कुछ कहती उससे पहले ही सिद्धि ने वैदेही की कलाई पकड़ी और उसे खींचते हुए गार्डन से होती हुई घर के अंदर आ गई। और अंदर आते ही उसने आवाज लगानी शुरू कर दी, ओ बंगले के मालिक बाहर आइए। सिद्धि की आवाज सुनकर शाश्वत स्टडी रूम से बाहर आया। उसने सिद्धि और वैदेही को देखा तो हैरान हो गया। वो बोला, एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? सिद्धि ने हाथ बांध कर कहा, आप जानते हैं मैं आपकी पत्नी को कहाँ से लाई हूँ? शाश्वत ने वैदेही को देखा तो वैदेही ने नजरें झुका ली। शाश्वत बोला, मैं कुछ समझा नहीं। सिद्धि ने कहा, मैं समझाती हूँ। आप अपनी बीवी को बीच सड़क पर छोड़कर आ गए, और 2 लड़के आपकी बीवी को छेड़ रहे थे, और आपकी बीवी डरी सहमी सी उनके सामने गिड़गिड़ा रही थी। अगर आज मैं नहीं होती तो आप अपनी बीवी की वो हालत देखते जो पति कभी नहीं देखना चाहता। हो सकता है आपके और आपकी पत्नी के बीच में लड़ाई हुई हो, मनमुटाव हुआ हो, झगड़े हुए हो, लेकिन अपनी बीवी को ऐसे बीच रास्ते में छोड़कर आना आपको शोभा नहीं देता। उम्मीद करती हूँ आप आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। अपनी बीवी को संभाल कर रखिए, और नहीं संभाल सकते तो डिवोर्स दे दीजिए। इतना कहकर सिद्धि वहाँ से जाने लगी। वैदेही के तो आंसू आ गए, और शाश्वत वो दांत पीसते हुए वैदेही को देख रहा था। कुछ सोचकर सिद्धि पलटी और फिर से शाश्वत को देखकर बोली, सुना ना मैंने क्या कहा, आज के बाद ऐसी गलती मत करना। शाश्वत ने कहा, ये आपसे किसने कहा कि मैं अपनी बीवी को बीच रास्ते में छोड़कर आ गया? ये सुनकर वैदेही ने हैरानी से शाश्वत को देखा तो शाश्वत ने वैदेही को देखकर कहा, सच बताओ ना कि तुम गाड़ी से खुद ही उतर गई, और मैं कितनी देर तक तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहा? फिर उसने सिद्धि को देखकर कहा, देखिए मैं सच कह रहा हूँ, इसने मुझसे लड़ाई की, गाड़ी से उतर गई। मैं कितनी मिन्नतें करता रहा, लेकिन ये गाड़ी में नहीं बैठी। करीब आधे घंटे तक इसने मेरा सड़क पर ड्रामा बना दिया। मैं हाथ जोड़कर इसे अपने साथ चलने के लिए कह रहा था, लेकिन ये मानी ही नहीं। मुझे भी गुस्सा आ गया और मैं घर आ गया। आप मुझे समझाने की बजाय इसे समझाइए कि अपने पति की कुछ बात तो मान ले। लड़ना ही था तो घर के अंदर आकर लड़ लेती। इसका मतलब ये तो नहीं कि सड़क पर सबको ड्रामा दिखाए। वैदेही हैरानी से शाश्वत को देख रही थी। वैदेही ने किसी से नहीं कहा था कि उसके पति ने उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया। उन लड़कों ने भी अंदाजा लगाया, और सिद्धि ने भी। सिद्धि ने जब वैदेही को देखा तो बोली, क्या तुम्हारा पति सच कह रहा है? सिद्धि की बात सुनकर वैदेही ने शाश्वत को देखा, और शाश्वत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वैदेही समझ गई कि शाश्वत क्या चाहता है। उसने सिद्धि को देखकर कहा, वो मैं इनसे किसी बात पर नाराज थी। ये सुनते ही सिद्धि ने अपनी हथेली माथे पर मार कर कहा, तुम पागल लड़की, बिल्कुल पागल हो। देखती हो ना आए दिन कितने कांड होते हैं, कितने क्राइम होते हैं, और तुम हो कि अपने पति के साथ सड़क पर ही लड़ने लगी। वैदेही की आंखों में पानी आ गया।
वो सिद्धि की बात सुनती ही रही। सिद्धि ने आगे कहा, आगे से ऐसा काम मत करना, पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती है, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया को उसका तमाशा दिखाओ। सिद्धि की बात सुनकर वैदेही के आंसू नहीं रुक रहे थे। फिर उसने खुद को कंट्रोल किया और धीरे से बोली, दीदी आगे से याद रखूंगी, ऐसा कुछ नहीं करूंगी। सिद्धि ने अपना एक हाथ बढ़ाकर वैदेही के गाल पर रखा और उस अंगूठे से उसके आंसू साफ करके बोली, रोते नहीं, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए, समझी। वैदेही ने हाँ में गर्दन हिलाई और सिद्धि वहाँ से चली गई। उसके जाते ही शाश्वत ने कहा, काफी आसानी से और अच्छे से झूठ बोल लेती हो। वाकई मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी झूठी भी हो सकती हो। तुम तो सच में बहुत झूठी हो, बहुत झूठी। इतना कहकर शाश्वत हंसकर अपने कमरे में वापस चला गया। वहीं वैदेही के आंसू तो बस टपकते जा रहे थे। वो फिर धीरे धीरे से चलती हुई सीढ़ियों से होती हुई ऊपर अपने कमरे में चली गई और एक बार फिर तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। दूसरी तरफ काव्या और गौरव दोनों ही एक होटल रूम में कमरे में थे। काव्या ने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी और गौरव वो खाली लोअर में पड़ा हुआ था। देखकर ही पता चल रहा था कि अब दोनों क्या करने वाले हैं। काव्या ने एक ड्रिंक बनाई और गौरव के हाथ में थमाते हुए कहा, अच्छा एक बात बताओ, तो अपने भाई की शादी मुझसे ही क्यों करना चाहते हो? गौरव बोला, तुम्हें लगता है कि कोई अच्छी और भले घर की लड़की उस पागल से शादी करेगी? इतना कहकर गौरव ने उस ड्रिंक को पी लिया और काव्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। काव्या थोड़ा सा गौरव के करीब गई और उसके खुले सीने पर हाथ फेरते हुए बोली, गौरव शादी तो मैं कर लूंगी, पर पक्का तुम मुझे डिवोर्स दिलवा दोगे? ये जंजाल मुझे सारी जिंदगी के लिए अपने गले में नहीं चाहिए। तुम जानते हो ना, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। गौरव ने अपना एक हाथ काव्या की कमर पर रखा, उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, हाँ जानता हूँ तुम मुझे प्यार करती हो, इसीलिए तो तुम्हारी शादी अपने भाई से करवा रहा हूँ। शादी तुम भाई से करोगी, लेकिन रहोगी मेरे साथ। इतना कहकर उसने अपना गाल काव्या के गाल पर रगड़ा और काव्या के चेहरे पर एक बार फिर डेविल सी स्माइल आ गई। वो बोली, अच्छा एक बात बताओ गौरव, तुम विनायक की शादी करना क्यों चाहते हो? मतलब उसे शादी करना क्यों जरूरी है? तुम ही मुझसे शादी कर लो ना। गौरव बोला, यही तो बात है काव्या कि उस पागल की शादी करना ज्यादा जरूरी है। काव्या ने गौरव की आंखों में देखकर कहा, वही तो पूछ रही हूँ, बताओ ना क्यों है जरूरी शादी? गौरव ने जो ड्रिंक पी थी उसमें हल्का हल्का नशा था। वो काव्या को पूरी बात बताना नहीं चाहता था, लेकिन काव्या पूरी बात सुनना चाहती थी। गौरव ने एक बार फिर काव्या की कमर पर हाथ डालकर उसे अपने नजदीक किया और उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम जानती हो विनायक की शादी जिस लड़की से होगी, प्रॉपर्टी का 30% अपने आप उस लड़की के नाम हो जाएगा। ये सुनकर काव्या की आंखों में चमक आ गई। वैसे भी काव्या के शौक बहुत महंगे थे और उसके पेरेंट्स ने उसे पैसे भेजना बंद कर दिया था। काव्या बोली, तो फिर मुझे तो जल्द से जल्द विनायक से शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारा प्लान तो एकदम परफेक्ट है। मैं विनायक से शादी करूंगी और मैं और तुम दोनों मिलकर मजे करेंगे। गौरव ने अपना चेहरा गर्दन में छुपाते हुए कहा, बिल्कुल डार्लिंग, ऐसा ही होगा। बस जो मैं कहता हूँ वो तुम करती जाओ। काव्या भी गौरव को गले लगाते हुए बोली, हाँ गौरव, ऐसा ही होगा, जैसा तुम चाहते हो, बिल्कुल वैसा होगा। एक बार मैं विनायक की बीवी बन जाऊं, मुझे तो यकीन नहीं आता इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का 30% शेयर मुझे मिलने वाला है। देखते ही देखते वो दोनों अपनी ही दुनिया में चले गए। काव्या तो खुश थी, उसे विनायक से शादी करने का असली रीजन पता चल गया था। करीब 1 घंटे बाद गौरव पेट के बल सोया हुआ था और काव्या ने खुद को ब्लैंकेट से कवर किया हुआ था। वो बैठकर अपने मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल कर रही थी। अचानक ही उसके मोबाइल की स्क्रीन पर विनायक की फोटो आई। विनायक की फोटो देखकर काव्या खुद से बोली, मुझे नहीं पता था इस पागल से शादी करने से मुझे 30% का शेयर मिलेगा। अब देखो मैं कैसे दीवान खानदान की बहू बनती हूँ। बहुत जल्द विनायक मेरी मुट्ठी में होगा, गौरव मेरे पैरों में। क्या बात है। इतना कहकर उसने गौरव के बालों में हाथ फेरा और बोली, डार्लिंग, माना तुम मुझ पर भरोसा करते हो, लेकिन इतना भरोसा भी नहीं करना चाहिए। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे 2 करोड़ रुपए दोगे और मैं विनायक को डिवोर्स देकर चली जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। 2 करोड़ में क्या होगा जब मुझे 200 करोड़ बिना कुछ किए मिल जाएंगे। इतना कहकर वो खुद में ही हंसने लगी। काव्या ने भी अपने दिमाग में अलग ही प्लान फिट कर लिया था। दूसरी तरफ ओमकार अपने कमरे में बैठा हुआ वैदेही की फोटो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहा था। उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई। उसने हल्का सा सुबकते हुए कहा, बस लाडो, तू अपने पति के साथ खुश रह, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक ही तो जिम्मेदारी थी मेरी और उसे भी मैंने अच्छे से निभा दिया। यकीन नहीं आता मेरी लाडो की शादी इतने अमीर लड़के से हो गई। और तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। फोन में जो नंबर शो हो रहा था उस नंबर को देखकर ओमकार की भौहें तन गई। उसके इमोशन एकदम से बदल गए। उसने फोन रिसीव करके कहा, हाँ सेठ, कहो क्या काम है। दूसरी तरफ से आवाज आई, अरे भाई 1 हफ्ता हो गया, तुम वसूली करने नहीं गए? चलो जाओ, मैं कब से परेशान हूँ। वो रेस्टोरेंट वाला मुझे 2 महीने से किराया नहीं दे रहा। ओमकार बोला,
तो पुलिस में रिपोर्ट कीजिए ना, मुझे क्यों फोन कर रहे हैं। दूसरी तरफ से आवाज आई, ओमकार चले जाओ ना, मैंने कहा ना तुम्हें कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, तुम बस मेरा किराया निकलवा दो। ओमकार ने कहा, 10 लाख से काम नहीं चलेगा सेठ, 10 लाख एक हफ्ते पहले थे, अब मुझे 15 लाख चाहिए। बोलो 15 लाख दोगे तो मैं रेस्टोरेंट के मालिक से किराया वसूलूं, वरना जय महाकाल की। ये सुनकर दूसरी तरफ से आवाज आई, ओमकार ये क्या बात हुई। ओमकार ने कहा, सोच लो सेठ, एक हफ्ते बाद फोन करोगे तो रकम 20 लाख हो जाएगी। तुम्हें भी रेस्टोरेंट के मालिक से कोई छोटी मोटी रकम नहीं वसूलनी, 50 लाख वसूलने हैं। दूसरी तरफ से आवाज आई, ये क्या बात हुई ओमकार, 50 लाख तो तुम वसूलोगे, उसमें 15 लाख तुम ले लोगे, मेरे पास क्या बचेगा। ओमकार ने अपनी उंगलियों पर कुछ कैलकुलेट किया और बोला, 35 लाख बचेंगे सेठ, 35 लाख, वरना पुलिस में रिपोर्ट कर दो। सेठ ने कहा, अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन पैसा वसूल करो। एक और बात, हो सके तो रेस्टोरेंट के कागज भी ले आना, वो तो मेरी जमीन को हथियाने की सोच रहा है। ओमकार का असली काम वसूली करना है। तो अब देखते हैं क्या होगा जब उसकी बहन को उसकी असलियत पता चलेगी। बेचारी उसकी बहन को तो यह लगता है कि उसका भाई गैराज में काम करता है और खाली टाइम में महादेव की सेवा करता है। इसके आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड इश्क है मलंग मेरा। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स। 50 लाइक्स पूरे होते ही कहानी का अगला पार्ट अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें।